नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज इंडियन आर्मी को ऐसे सबूत मिल गए हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए काफी हैं। जिन सबूतों का इंतजार था अब वो भारतीय सेना के हाथ में है। पाकिस्तानी सेना ने अनंतनाग में आतंकवादी भेजे, उन्हें कवर फायर दिया, घुसपैठ कराई। बारामूला के उरी में भी कवर फायर देकर आतंकियों की एंट्री भारत में कराई। आज भारत की आर्मी ने आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए गए हथियार कैमरे पर दिखाए। पाकिस्तान का जिन्ना छाप नोट दिखाया, मेड इन चाइना पिस्टल दिखाए, हथगोले दिखाए और कहा कि भारत में दहशत फैलाने का सारा काम एलओसी के उस पार से हो रहा है। आप कहेंगे कि अब आगे क्या होगा? अब आगे वो होगा जो मोदी ने दो बार करके दिखाया है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों रेडी हैं। बस इतनी ही खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। संसद का विशेष सत्र 48 घंटे में शुरू होने वाला है। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली बड़ी खबर उस सत्र के शुरू होने से पहले आएगी या 5 दिन का इंतजार करना होगा? भारत की लीडरशिप क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है और पाकिस्तान में सायरन कैसे बजने लगा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या एलओसी के उस पार 53 किलोमीटर दूर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इस बार एक साथ 18 टेरर कैंप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर हमले की सबसे बड़ी खबर आने ही वाली है? क्या तैयारी हो गई है? प्लानिंग रेडी है, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अब की बार जो हमला होगा वो कैसा होगा, किस किस लोकेशन पर होगा, हमले के वक्त की तस्वीरें कैसी होंगी? सर्जिकल स्ट्राइक 2 का नाम सुनते ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। बहुत डरा हुआ है पाकिस्तान। इस वक्त ले रहा है सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम। पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी टारगेट कर सकता है। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से, और अभी तक पीएम मोदी या उनके किसी ऑफिशियल ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके ख्याल से क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, 2-3 पैटर्न है इसमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जब भी कश्मीर में इस तरह की होती है तो इल्जाम किस पे लगता है? ये तो कोई नई बात नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं तो देन दैट इज, वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको? इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं। डर सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति का नहीं, पाकिस्तान तो मोदी का नाम सुनकर भी थर थर कांप रहा है। टेरर फैक्ट्री को अंदाजा लग गया है कि अब की बार मोदी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को पता है फैसला ऑन द स्पॉट होगा, पीओके में घुसकर एक्शन होगा। इंडिया की जियोपॉलिटिक्स अब सीरियस होती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी से 100 बार इख्तिलाफ कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल, एंटी मुस्लिम, एंटी सारी चीज़ें, बट इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आई थिंक नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं अपने मुल्क के बारे में अगर देखा जाए तो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टफ स्टांस इन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स वो अरविंद केजरीवाल भी मानता है,
शायद कांग्रेस भी मानती है चीज़ों पे, क्योंकि ये इसने आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम जो इंडिया का वो चेंज कर दिया। पीओके के भीतर मौजूद टेरर फैक्ट्री पर किस तरह का एक्शन होगा, इसका ट्रेलर पीर पंजाल की पहाड़ियों पर दिखने लगा है। ये पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों का सीक्रेट अड्डा है, जिसका सबसे नजदीकी फ्रेम पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। चारों ओर जंगल और बीच में नीले रंग के टैंक के भीतर गुफा में छिपे आतंकी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकियों के इसी बिल को धुआं किया है। बहुत गौर से देखिए इस फ्रेम को। शुक्रवार को कैसे एक आतंकवादी बिल से बाहर निकलकर भागा, कैमरे ने सब कैप्चर कर लिया। नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे किस साइड मारा ना, ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया, कॉर्नर है। दूसरा निकालेगा वो, नीचे धस रहा है बिल्कुल, ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। ये बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे मारो, ये अपनी तरफ और पीछे मारो, अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है। ये बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। फायर करो जल्दी, राइट साइड में बंदा नीचे की साइड भागा। ये और शनिवार को लोकेट किए जा चुके आतंकियों के बिल को एक बार फिर निशाना बनाकर ड्रोन से टारगेट किया गया। तेज धमाका हुआ। बहुत गौर से देखिए इस वीडियो को। विस्फोटकों से लैस ड्रोन ने पहले आतंकियों के ठिकाने को धमाके से तबाह किया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर गया ताकि कैजुअलिटी का पता लग सके। इस धमाके में 3 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया। 2 बिल में जाकर घुस गए, बाद में उन्हें भी टारगेट किया गया। अनंतनाग के अलावा एक दूसरा ऑपरेशन बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी में भी हुआ है। इस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दो आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गई। तीसरे आतंकी की लाश बॉर्डर के पास पड़ी रही और उसे इसीलिए रिट्रीव नहीं किया जा सका क्योंकि एलओसी के उस पार से पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि एलओसी के उस पार पीओके में पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग का मतलब ही ये हुआ कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश है। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नजदीक। इमीडिएटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने यूबीजीएल्स, एमजीएल्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी, उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था, वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है, उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं
2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। पाकिस्तान को जब भी भारत में घुसपैठ करानी होती है, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को एलओसी के इस पार इन्फिल्ट्रेट कराना होता है, तो वो इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करता है। उरी के पास घुसपैठ के दौरान मारे गए आतंकवादियों से बरामद हथियारों का जखीरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ भारत को टारगेट करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई अपने आतंकवादियों को मेड इन चाइना हथियारों के साथ हमले के लिए भेज रहा है। इसके अलावा चीन में बने हथियार जैसे कि पिस्टल, ग्रेनेड और नाइट विजन डिवाइस भी आतंकवादियों को दिए जा रहे हैं। घुसपैठ के लिए आतंकियों को खास तरीके की डिजिटल मैप शीट भी दी जा रही है ताकि वो आसानी से नेविगेट कर सके। आतंकियों के पास से बरामद पाकिस्तानी करेंसी भी साफ साफ इशारा कर रही है कि घाटी को सुलगाने के पीछे आईएसआई ही है। बॉर्डर के उस पार एलओसी के करीब 53 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ने अपने 18 टेरर कैंप्स को इसीलिए एक्टिवेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर आतंकी कैंप धीरे धीरे घाटी से पीओके में शिफ्ट हो गए हैं। मुजफ्फराबाद के पास के इलाके जैसे नीलम, खानिन, मकरी और नियाजपुरा के करीब इन सारे कैंप्स को लगाया गया है। इन आतंकी कैंप में निर्देश पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठे आईएसआई के हैंडलर की ओर से दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि अगर टेरर कैंप पाकिस्तानी सेना के कैंप के पास रहे तो उनको भारत की जवाबी कार्रवाई से बचाया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्चिंग पैड पर भी पाकिस्तानी सेना की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान में तो यही कमेंट्री शुरू हो गई है कि भारत कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद क्या अब यूके में फुल एंड फाइनल वाली स्ट्राइक तो नहीं होने वाली है? वो ये भी कह रहे हैं, वहां से ये भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो टेररिस्ट जिनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है ये हाफिज सईद के लोग हैं। हाफिज सईद का जो राइट हैंड मारा गया था और वो जो था अबू कासिम, उसके वजह से ये बदला लिया जा रहा था और इस वजह से टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का नाम आ रहा है और इलेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर भी इस तरह की एक्टिविटीज तो रही है हमारे यहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर हम कहते रहे, वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये कब तक कोई कंट्री बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे यहाँ से आ रहे हैं तो हमें ही मारेंगे ना, कोई चाइना को और नेपाल को या अमेरिका को थोड़ी मारेंगे, जो आप बात कर रहे थे इससे पहले। तो पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों काम नहीं करता कि शिकायत ना हो? हमारे यहाँ ये लोग मौजूद है ना, ये सारे हाफिज सईद और इस किस्म के लोग। हाफिज सईद किधर है? पाकिस्तान में है ना। नहीं, किधर है वो इस वक्त? पाकिस्तान में तो है, किधर है? सर कहा तो ये जा रहा है कि जेल में, लेकिन जेल में बहरहाल नहीं है, बताया ये कि कहीं हाउस अरेस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं कर रही, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में डिफरेंट नाम लेते रहते हैं, हमारे इंडियन मीडिया के लोग भी और बाकी लोग भी जो पाकिस्तान में है। तो एक टेरर फैक्ट्री जो कही जाती है पाकिस्तान को, अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये सब बात करके इस वक्त जो हंगामा वहां पे चल रहा है, कई लोगों की जो जाने गई है इंडियन फौजियों की, तो उसके ऊपर जाहिर है अगर इंडिया रिएक्शन करता है तो आपके ख्याल से फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा से सब बातचीत, बाइकआउट और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा? उसका कोई हल निकलेगा या बैठ के बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? कब बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की? तो कोई बात नहीं हो रही। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि हमारी गलती है, नहीं कश्मीर में जहाज कर लॉन्च करना चाहिए, नहीं अफगानिस्तान में जहाज जाना चाहिए। इट शुड हैव बीन ओनली द मिलिट्री, द आर्मी वेयरिंग द यूनिफॉर्म, दे शुड डू व्हाटएवर। कश्मीर पे हमला करना, इंडिया पे हमला करना, अफगानिस्तान पे, द यूनिफॉर्म पहने लोग करें ना, दैट इज व्हाट इज नीडेड, दैट इज व्हाट। हम फिर हारे जीते जो भी हो, वो एटलीस्ट आपको पता है यार आपकी फौज है, आपके लोग हैं, आपकी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए हुए हैं।
भारत मान लगाएगा और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा, तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई। लेकिन इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। when इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से सर अभी भी इसी तरह के लोग जो है उनको भेजा जा रहा है और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है ये फिर और क्या होती है? ये आप अगर कहें कि जी वो तो फ्रीडम फाइटर है, तो सर फिर तो बलूचिस्तान में भी फ्रीडम फाइटर है सर, वहां से तो कोई यहाँ नहीं आ रहा ना। आप मुझे ये बताइए ना कि हमारी कश्मीर में भी कोई दाखिल हो रहा हो, यहाँ पे भी कोई हंगामा कर रहा हो, ये तो सब हम ही कर रहे हैं ना, ये तो सारी चीजें हम ही कर रहे हैं। बात सुने, क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि नहीं? पाकिस्तान की सरकार कहती है हम नहीं करते, इंडिया की सरकार कहती है हम करते हैं, ये पाकिस्तान करता है। आप पाकिस्तान की सरकार का वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आप भारत की सरकार के वर्जन को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, आपकी चॉइस है। मैं आपको थोड़ा जबरदस्ती बना सकता हूं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से मची है कि कश्मीर का मुद्दा तो फ्लॉप हुआ ही, उसके भेजे हुए आतंकवादी भी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। ऊपर से यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो वीडियो शेयर किया उसमें पीओके सहित पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को भारत का हिस्सा दिखा दिया। यानी एक तरफ इस्लामी देश भी कश्मीर मुद्दे पर अब पूरी तरह भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं, ऊपर से पूरा का पूरा पीओके भी भारत से मिलने को आतुर दिख रहा है। पाकिस्तान इसीलिए इतना छटपटा रहा है। सर क्या लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद, इन हालात को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग आएंगे इंडिया के बाद, जो कश्मीर है वहाँ के लोग आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? मुसीबतें देखकर वो यहाँ से भी भागेंगे। ये मकबूजा कश्मीर, वो उसने कहा आखिरी बात की, मकबूजा कश्मीर ये है वो नहीं। ये कह रही है कि भाई आप लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर वो भी हमें मिल जाए। इंडिया को दे देंगे, सही रहेगा। ये भी इंडिया को दे देंगे। जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास और ये वाला कश्मीर है, हम खुश है यहाँ पे, आप लोग खुश है, जम्मू कश्मीर में लोग नहीं खुश। आप बताएं कौन खुश है? वो वाले खुश है, यहाँ पे खुश भी नहीं है, खफे साहब। सर ने कहा कि इस वाले हिस्से को भी ना इंडिया को दे देना चाहिए, क्या समझते हैं इससे? वो पीओके पाकिस्तान के हाथ से छिटक रहा है, इसीलिए अब वो पीओके के लोगों को भी टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठनों ने पिछले 2 साल में पीओके के 150 लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बना दिया, और अब उनमें से ज्यादातर आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की तैयारी है। इसीलिए एलओसी पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है, छटपटा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आतंकियों को सेफ पैसेज देने के लिए लगातार फायरिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए हिंदुस्तान में किसकी लीडरशिप है। ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। जिसे कोई छेड़ता है तो ये नया भारत उसे छोड़ता नहीं। और अगर पाकिस्तान को अब भी शक है तो अपने लोगों की बात सुन ले। मोदी अभी भी हैं और मुमकिन है कि 24 में भी मोदी ही आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में मौजूद एक एक आतंकवादी की शामत आएगी। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right person for Indian perspective. और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। So क्या यही कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से बीजेपी बहुत हेट है इंडिया में? I think Modi has done it for अगला India. इलेक्शन किसका देखते हैं? Narendra Modi. तो but that Modi wave will continue with work. I think BJP again थोड़ा सा minus plus 300, 270 to 300 लोक सभा सीट्स somehow I see that winning. अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, और जिस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट लेकर चल रही है जियो पॉलिटिक्स को सीरियसली, इंडिया की जियो पॉलिटिक्स अब सीरियस होती हुई दिख रही है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है इस पूरी रीजन के अंदर, नॉट ओनली साउथ एशिया, इन द होल वर्ल्ड। सो हाउ डू यू सी इट? लेकिन इंडिया के बराबर में एक और मुल्क है जो कि चाइना है, जो कि ऑफ कोर्स एक सुपर पावर है और अपनी पावर को बरकरार रखना चाहता है, और साथ में इंडिया है जो कि पावरफुल हो रहा है। सो हाउ डू यू सी दीज कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना?
So, first of all, India is a reality, a global reality. It's one of the emerging superpowers. कल रविवार की छुट्टी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ नया होने वाला है। कल दिल्ली में तिरंगा समारोह होगा। इस समारोह के लिए हर बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं को न्योता मिला है, लेकिन सवाल है कि कौन आएगा, कौन दूरी बनाएगा। सबकी नजरें इसी पर हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक दूसरे की खबर पता कर रहे हैं और कार्यक्रम पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, लेकिन प्रोग्राम में आने वाले हर चेहरे पर उसकी नजर है। सवाल है कि क्या सनातन विवाद के बाद डीएमके इस कार्यक्रम का बायकॉट करेगी? ममता बनर्जी क्या करेंगी? नीतीश कुमार प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट? नीतीश पर खास नजर इसलिए क्योंकि अमित शाह ने आज बिहार की रैली में लालू पर तो जमकर हमला बोला, लेकिन नीतीश को सेफ पैसेज दे दिया। शाह लालू पर गरम रहे और नीतीश पर नरम रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी आज बैठक हुई, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा नई दिल्ली में चल रही नई हवा की रही। कल क्या क्या हो सकता है, यह हम आपको आज ही बता देते हैं। इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर मिलेगी। 24 की पॉलिटिकल पिक्चर में पार्टियां 66 हैं, मगर पॉलिटिकल कैरेक्टर बस 2 हैं। मोदी के पास देश की मॉरल अथॉरिटी है, राहुल एंटी मोदी मोर्चे की अथॉरिटी चाहते हैं। मुश्किल ये कि राहुल के पास कांग्रेस की ही मॉरल अथॉरिटी है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल क्या करते हैं, राहुल क्या कहते हैं, राहुल क्या सोचते हैं, राहुल क्या समझते हैं, क्या कांग्रेस अंदर खाने उनसे पूरी तरह कन्विंस है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी इंडिया अलायंस में एक्टिव हुए। इंडिया अलायंस अचानक सनातन के खिलाफ एक्टिव हो गया। चुनावी सूबों में कांग्रेस के सनातनी सीएम इससे खासे बेचैन हैं। इतने बेचैन कि चाहते ही नहीं कि उनके यहां इंडिया अलायंस की रैली हो। पहली रैली अक्टूबर में भोपाल में होनी थी। खबर है कि कमलनाथ ने रैली कराने से ही इनकार कर दिया है। सत्संग कराते कमलनाथ नहीं चाहते कि सनातनी हिंदू वाला तिलिस्म टूटे, बजरंग बली के भक्त वाली भावनाएं आहत हों, नर्मदा आरती से बनी आस्थावान हिंदू की छवि को धक्का लगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल राम सर्किट बना रहे हैं। सनातन पर हमला राम सर्किट से बनता माहौल खराब करता है। दिक्कत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी है। गहलोत जयपुर में गोविंद देव जी कॉरिडोर बनवा रहे हैं। पुराने देवस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है। मगर राहुल गांधी हैं कि सनातन को मिल रहे हर चैलेंज पर चुप्पी साधे हैं। दक्षिण से शुरू हुआ हमला उत्तर तक पहुंच गया, मगर राहुल गांधी चुप हैं। हां, राहुल गांधी आने वाले विधानसभा चुनावों की प्लानिंग में जुटे हैं। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्लान हो रहा है। बंद कमरे के भीतर मीटिंग, नक्शा और सलाम हो रहा है। जब राहुल गांधी कांग्रेस की पूरी कैवेलरी के साथ बैठक के लिए जा रहे थे, अमित शाह बिहार में मोदी सरकार के कामकाज गिना रहे थे। झंझारपुर जैसे पिछड़े इलाके में लालू नीतीश के खिलाफ माहौल बना रहे थे। 2024 के लिए मैदान में सियासी समीकरण बिठा रहे थे। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है, वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो
कि बिहार कैसा चलेगा। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते, और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। शाह ने शनिवार को बिहार में जो किया, यही बीजेपी की आगे की पॉलिटिकल लाइन है। लालू नीतीश की जोड़ी पर सीधा हमला, उसमें भी सबसे तीखा तेवर लालू यादव के लिए। आप पूछ सकते हैं आखिर क्यों, तो इसका सीधा जवाब ये है। 40 सीटों वाले बिहार में गठबंधन की धुरी पर सीधी चोट, लालू नीतीश के बीच दरार को दूरी में बदलने की कोशिश, सीएम नीतीश को लालू यादव के हाथ की कठपुतली बताना, इंडिया में राहुल को प्रोजेक्ट करते लालू पर निशाना, बिहार की आस्थावान जनता को सनातन पर जगाना। अमित शाह को यूं ही इलेक्शन मशीन नहीं कहा जाता, जो 2024 के लिए बिहार को साध रहे हैं और 2025 की विधानसभा के लिए जमीन बना रहे हैं। अमित शाह मोदी के मैसेंजर हैं, मोदी के किए काम शाह की उंगलियों पर होते हैं। धारा 370 के खात्मे से लेकर राम मंदिर तक, चंद्रयान से लेकर G20 तक। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये गठबंधन ने राम मंदिर को रोक कर रखा, कांग्रेसियों ने राम मंदिर को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा, और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर में राम लल्ला विराजमान होंगे। मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? तुष्टीकरण के चलते ये लालू नीतीश की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बचाकर रखती थी। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। अमित शाह के इस अटैक के जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी और अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है।
अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। बहरहाल कांग्रेस में राहुल की कोटरी कहती है राहुल अब रेलुक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं रहे, लिहाजा जरूरी है कि देख लिया जाए बीते 15 दिन में राहुल क्या कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी वक्त क्या कर रहे थे। देश में G20 के मेहमानों का दबाव था। मोदी इंडोनेशिया जाकर 12 घंटे में लौटे। आसियान में भारत की मौजूदगी दर्ज हुई। G20 में मोदी ने जो एनर्जी दिखाई वो गजब की थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के हिंदू पीएम ऋषि सुनक तक का शानदार स्वागत किया। मजे की बात यह कि इंडिया अलायंस के सीएम भी G20 के डिनर में शामिल हुए। पीएम ने सबको विश्व के बड़े नेताओं से मिलवाया। G20 में मोदी की 3 बड़ी उपलब्धियां रही। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर G21 बनवाना, भारत अरब यूरोप फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान हो जाना। और जब दुनिया के देश भारत के इंतजामों की तारीफ कर रहे थे, मोदी को बॉस बता रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर चले गए। ब्रसेल्स और पेरिस में राहुल गांधी बीजेपी के बहाने कहां अटैक कर रहे थे समझिए। देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। इंडिया अलायंस के डर से देश का नाम बदलने की साजिश हो रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी हिंदू सांप्रदायिकता को हवा दे रही है। इससे पहले राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर भी गए थे। मोटरसाइकिल चलाकर राहुल अपनी माचो मैन की छवि वहां भी स्टैब्लिश कराए। मगर राहुल गांधी ने वहां जो कहा उसका लब्बो लुआब ये था, चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री ने कहा था चीन ने 1 इंच जमीन नहीं छीनी है। प्रधानमंत्री देश से लद्दाख और चीन पर झूठ बोल रहे हैं। लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। लद्दाख दौरे के अंतिम दिन राहुल ने यह बात कही। एक बार फिर राहुल गांधी को सुन लीजिए ताकि सनद रहे। The shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. चीन मोदी की बढ़ती ग्लोबल स्वीकृति से घबराया रहता है। इस चक्कर में वो भारत को छलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मगर चीन की सीमा के करीब जाकर राहुल गांधी ऐसी बात कहते हैं तो वो चीन के ही सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। कांग्रेस ने राहुल के बहाने इस पर ट्विटर अटैक भी किया तो बीजेपी ने अपने एनिमेशन से राहुल को तीखा जवाब दिया। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार है जो बहुत ऊंची है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का देश के लिए विजन क्या है ये नहीं पता। जब राहुल गांधी हैदराबाद में नई मोदी विरोधी प्लानिंग में लगे हैं तो मोदी अगले कुछ दिन में क्या करने जा रहे हैं ये भी जान लेना जरूरी है। 17 सितंबर मोदी दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 17 सितंबर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ही विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे।
18 सितंबर पुरानी संसद भवन में मोदी आखिरी बैठक में आखिरी भाषण देंगे। 19 सितंबर नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन सांसदों की एंट्री और शुभारंभ। मोदी विरोध की सियासत नहीं करते, विरोधियों के अटैक को हथियार बना लेते हैं। जब बात आती है विकास की तो अपने विजन से बड़ी लाइन खींचते हैं। अब इस मोदी से राहुल कैसे मुकाबला करेंगे, उन्हें सोचना होगा।